आज की कहानी है लंदन से दिव्या माथुर की हिंदी @स्वर्ग.in। सेंट मार्लिबन क्रेमेटोरियम, जहां महावीर शर्मा जी की अंत्येष्टि होनी तय हुई थी, मुझे आसानी से मिल गया, किंतु उसका मुख्य द्वार अभी तक बंद था। यह देखने के लिए कि अंदर जाने के लिए शायद कोई और द्वार हो, मैं कार को मुख्य सड़क पर आगे पीछे दौड़ा रही थी। यह जगह मेरे लिए नई थी। मुझे जानकारी नहीं थी कि कार को कहाँ पार्क किया जाए। 11 बजने वाले थे और मैं अभी पार्किंग ढूंढ ही रही थी। देर से पहुंचूंगी तो लोग मुझे ऐसे घूर कर देखेंगे जैसे मैंने एक बड़े महत्वपूर्ण काम में बाधा डाल दी हो, चाहे उनके दिमागों में उस समय मृतक के सिवा कुछ भी घूम रहा हो। दरवाज़ा खुलने की एक हल्की सी चरमराहट से मेहमानों की गर्दनें प्रवेश द्वार की ओर घूम जाएंगी। मंत्रोच्चारण करते हुए पंडित जी का ध्यान बढ़ जाएगा और हर चेहरे पर लिखा होगा लेट लतीफ़। ऐसे नाजुक मौक़ों पर भी लोग समय पर नहीं आ सकते। खैर, तभी मैंने देखा कि एक काले रंग की लिमोसीन आ पहुंची। उसके द्वार पर पहुंचते ही न जाने कैसे क्रेमेटोरियम के दरबान को खबर हो गई। वह झट से प्रकट हुआ और पट से द्वार खुल गए। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कार को तेजी से घुमाकर मुख्य द्वार की ओर दौड़ा दिया कि कहीं दरबान फिर अदृश्य न हो जाए। इसी भागदौड़ में मैं सामने से आती हुई एक बड़ी सी वैन से टकरा गई। एक जोर का धमाका हुआ। मेरी आंखों के आगे नक्षत्र नाचने लगे और फिर एकाएक घुप अंधेरा छा गया। शायद मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो मैंने खुद को एक सकरी अंधेरी गली में खड़े पाया, जिसके दूसरे छोर पर एक तेज रोशनी चमचमा रही थी। मेरी आंखें चुंधिया गईं। अपनी नज़र तिरछी किए मैं दाएं बाएं मुड़ जाना चाहती थी। गति और दिशा बदलने के लिए मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमाना चाहा, पर यह क्या? लगा कि मैं हवा में तैर रही थी। मेरा दिल बैठ गया। यह मैं कहाँ आ गई? मेरी कार कहाँ है? डर और घबराहट के मारे मेरा हलक सूख गया। डरो नहीं दिव्या, सीधी चली आओ, जैसे कान में कोई फुसफुसाया। एकाएक दिमाग में आया कि कहीं मुझे कोई बरगला तो नहीं रहा। मुझे पीछे की तरफ लौट जाना चाहिए। फिर ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई अपना मुझे ढांढस बंधा रहा हो, दिशा दिखा रहा हो। डरने की कोई बात नहीं है दिव्या, नाक की सीध में बस चली आओ। मेरे पास दो ही विकल्प थे और जैसे मैं जीवन भर फैसले लेती आई थी, यानी कि हड़बड़ाहट में बिना अधिक समय व्यर्थ किए मैंने तय कर लिया कि मुझे रोशनी की ओर ही जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग में रुई भरी हो और बदन भी ऐसा हल्का कि जैसे पंख उगाए हों। खैर, उस तेज रोशनी के पार दिलो दिमाग को सुकून मिला। सारा वातावरण दूधिया रंग में तब्दील हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक बड़ी यात्रा के बाद घर लौटी थी। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली ही थी कि देखा, एक खूबसूरत सी आराम कुर्सी पर बैठे हुए महावीर जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके आसपास और भी कई सज्जन बैठे थे। ये तो जिंदा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? शायद कार दुर्घटना में मेरे दिमाग पर गहरी चोट लगी हो। तो तुम आ ही पहुंची। आवाज़ जानी पहचानी लगी। कमलेश्वर जी मुस्कुराते हुए मुझसे ही मुखातिब थे। दिल्ली के निगम बोध घाट पर इनकी अंत्येष्टि के समय तो मैं स्वयं उपस्थित थी। भाई, ऐसी भी क्या जल्दी थी दिव्या? अरे, ये तो कन्हैयालाल नंदन जी की आवाज़ थी, जिनको नेहरू केंद्र में हाल ही में श्रद्धांजलि दी गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। आपने बेल्ट लगा रखी होती ना, तो आप बच जाती। अपने चेहरे पर सदाबहार मुस्कुराहट लिए स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी जी बोले, जो महावीर जी के साथ बैठे थे। सबके सब स्वस्थ, मुस्कुराते हुए और एक दिव्य रोशनी से ओतप्रोत।
ये सब कहने की बातें हैं। बेल्ट पहन भी रखी होती तो ये बच नहीं सकती थी। कमलेश्वर जी बोले, ये ठीक था कि क्रेमेटोरियम के नज़दीक पहुंचते ही मैंने बेल्ट उतार दी थी, किंतु यह बात इन्हें कैसे मालूम हुई? यदि मेरा दिमाग दुरुस्त होता तो मुझे मृत लोग क्यों दिखाई देते? तो क्या मेरी मृत्यु हो गई? मेरा दिल बैठ गया और टांगें जवाब दे गई, आओ बैठो। कमलेश्वर जी ने महावीर जी के पास ही रखी हुई एक अन्य आराम कुर्सी की ओर इशारा किया। मुझे टिककर बैठने में परेशानी हो रही थी। दिव्या जी, आपने अपने तन मन को ढीला छोड़कर बैठने का प्रयास कीजिए, सिंघवी जी ने सलाह दी। किंतु मैं तो एक खींचे तार सी भन्ना रही थी। बहुत प्रयत्न के बाद मैं बैठ तो गई, किंतु मेरे बम्स सीट पर ठीक से टिक नहीं पा रहे थे और न ही मैं अपने शरीर को देख पा रही थी। सभी लोग एक मनोहारी और शांतिमयी रोशनी में धुले धुले से लग रहे थे, सजे संवरे, अलौकिक। जीवन में मुझे पहली बार यह समझ में आया कि हवाइयाँ उड़ना सचमुच क्या होता है। मैं हवा में थी या खुद हवा थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं सचमुच मर गई हूँ? लीजिए महावीर जी, आपके पार्थिव शरीर को अब गाड़ी से उतारा जा रहा है, डॉक्टर सिंघवी बोले। तो सबका ध्यान क्रेमेटोरियम के द्वार पर पार्क्ड कार में रखी कास्केट पर गया। लोग सकपकाए से खड़े थे, जैसे वे इस घटना के लिए तैयार न हो। लंदन की जितनी भी अंत्येष्टियों में अब तक मैंने भाग लिया था, मृतक के परिवारीजन और मित्र बड़े आत्मविश्वास के साथ उपस्थित रहे थे, सुव्यवस्थित, संतुलित और सुक्रमित। एकाएक मुझे मशहूर कवित्री कैथलीन रेन की अंत्येष्टि की याद हुआ, जहाँ स्वयं प्रिंस चार्ल्स पधारे थे। प्रसिद्ध ओपेरा गायिका पैट्रिशिया रोजेरिया ने क्या समा बांधा था कि बस आत्मा तृप्त हो गई थी। जाने माने न्यायाभिकर्ता और संस्कृतविद वसंत कोठारी की अंत्येष्टि पर तो एक अच्छा खासा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया था, जिसमें मंत्रोच्चारण के अलावा नृत्य, वाद्य और वाक संगीत भी शामिल थे। अभी हाल ही में हमारे एक दूर के रिश्तेदार की अंत्येष्टि पर तो उनके पुत्र और दामाद ने ऐसे धुआंधार भाषण दिए कि लोग वाह वाह करते हुए घर लौटे। सुना है ब्रिटेन में दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ गई है और एक के ऊपर दूसरी लाश दफनाई जा रही है। डॉक्टर सिंघवी जी जैसे मुझसे पूछ रहे थे, हालांकि वो देख कहीं और रहे थे। हाँ, हरित क्रांति वाले आजकल ग्रीन डेथ बरियल्स का प्रचार कर रहे हैं। भाई वाह, हरित अंत्येष्टि, आधुनिक आविष्कार लगता है। क्रेमेशन और रेजोमेशन नामक तकनीक के द्वारा लाश को 196 सेंटीग्रेड पर फ्रीज करके सुखा दिया जाता है, जिसका पाउडर बनाकर खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी मौत यदि इस समय होती तो मैं इसी तकनीकी से दफनाया जाना पसंद करती। मेरा जाना तो बहुत दिनों से तय था। यह अरुणा न जाने क्यों इतनी संतप्त है। अस्त व्यस्त पत्नी को देखकर महावीर जी परेशान थे। पति की मृत्यु के बाद ही सही तौर पर पत्नी को एहसास होता है कि उसने क्या खोया। सिंघवी जी को शायद कमला जी की याद हो आई थी, जो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं, और मुझे वे दिन जब ब्रिटेन में सिंघवी दंपति ने हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति हमें जागरूक किया था। उनके कैसिंगटन गार्डन पैलेस निवास पर कवियों और लेखकों का दरबार जुटा रहता था और स्नेहमयी कमला जी आतिथ्य में जुटी रहती थीं। मेरी मौत पर तो जी मेरी बीवी जीते जी जन्नत पहुंच गई, किसी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मैंने मुड़कर देखना चाहा कि वो कौन सज्जन थे, पर मुझे दिखाई नहीं दिए। नेहरू सेंटर के अगले महीने का कार्यक्रम छपने को देना है। इस महीने की रिपोर्ट तक नहीं बना पाई हूँ अब तक मैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षा सम्मेलन होने वाला है। एकाएक मैं घबरा गई कि कैसे होगा ये सब। भाई दिव्या, वहाँ तुम्हारी श्रद्धांजलि की तैयारियाँ शुरू हो चुकी होंगी
और तुम्हें अब भी इस महीने के कार्यक्रम की पड़ी है। मनोहर श्याम जोशी की आवाज़ तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। लंदन में उन्होंने मेरी 2 कहानियाँ बड़े मनोयोग से सुनी थी, और जब उन्होंने ठुल्ला किला को एक ऐतिहासिक कहानी का दर्जा दिया तो मेरे लिए आसमान से नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। आप ठीक कह रहे हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छी कहानीकार बन सकती हूँ। थी। मैंने भी एग्जैक्टली यही लिखा था तुम्हारे आक्रोश के प्राकथन में। तुम लेखन को थोड़ा सा भी सीरियसली लेती तो तुम अच्छा खासा नाम कमा सकती थी। मेरी बात काटते हुए कमलेश्वर जी बोले, तन मन धन से मैं नेहरू सेंटर के प्रति समर्पित रही। यहाँ तक कि मेरा परिवार और लेखन भी दूसरे स्थान पर रहा। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसके बावजूद कुछ लोगों ने भारतीय उच्चायुक्त को मेरे खिलाफ शिकायतनामे भेजे कि सरकार की मुलाजमत में रहते हुए मुझे हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए काम नहीं करना चाहिए। ईर्ष्यालु लोगों की बकवास पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए था। कीचड़ में सने लोग दूसरों को भी कीचड़ में ही घसीट लेना चाहते हैं। मुझे महसूस हुआ कि जैसे सिंघवी जी अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिए हैं। तमाशा देखने वालों से चिंगारी लगाकर छिप जाने वाले अधिक खतरनाक होते हैं दिव्या। कमलेश्वर जी बोले तो मुझे लगा कि वो सच बोल रहे हैं। रैट्स, ब्लडी रैट्स। ऐसे लोग न खुद चैन से रहते हैं न दूसरों को रहने देते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता ना दिव्या, तो अब तक कहाँ से कहाँ चल पहुँच गया होता। नंदन जी ने कहा, मुझे सचमुच बहुत अफसोस हो रहा था कि क्रोध और पछतावे में मैंने न जाने कितना समय व्यर्थ गंवाया। अरे देखो तो उस एक दमदार महिला को, अरे वही जो अपने पति को कास्केट की ओर धकेल रही है। कमलेश्वर जी चहके तो मैंने चैन की सांस ली कि बात का रुख पलट गया था। शायद यही उनकी मंशा थी। यह टिम्मी जादव है, उसका पति बड़ा पत्रकार बना घूमता है। माँ बोरिंग इंसान है ये दोनों। यह वही आवाज़ थी जिसका धारक अदृश्य था। देखिए वो मेरा बेटा राजीव है, और वो रही मेरी बेटी ममता और उसका पति एलन। महावीर जी अपने परिवार को देखकर प्रसन्न थे। सुनो जी, अपनी कमर का तो ध्यान करो। यंग लड़कों को आगे और पीछे लगाओ। तुम तो बस कास्केट को 20 से छू भर लेना। बाकी सबकी नज़रें टिम्मी पर ही टिकी थीं, जो अपने पति के कान में खुसुर फुसुर किए जा रही थी। ये बात और थी कि हम सब सुन रहे थे। अंकल जी आप रहने ही दीजिए, हम लोग हैं ना, एक युवक बोला। अरे कैसे रहने दें, मजाक थोड़े ही है। हमारा और महावीर जी का संबंध 30 बरस से भी पुराना था। चारों ओर लोगों को सुनाते हुए टिम्मो बोली, भारतीयों के लिए तो अंत्येष्टि भी एक मनोरंजन का साधन है। जोशी जी बोले, जीवन एक रंगशाला ही तो है। जीवन और मृत्यु नाटक के पहले और आखिरी दृश्य है। कमलेश्वर जी बोले, वाह क्या बात कही तुमने कमलेश्वर। एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, अरे प्रभा आओ बैठो, देखो आज स्वर्ग में एक नई एंट्री हुई है। जानती हूँ, लंदन की दिव्या माथुर। अरे आप प्रभा केतान जी हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने चारों ओर घूमकर देखना चाहा पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कोई बात नहीं दिव्या, शरीर और शक्ल में क्या रखा है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, नहीं तो यहाँ अधिकतर बुढ़े खूसट ही आते हैं। प्रभा जी बोली तो सब हंसने लगे। मैं आंखें फाड़े उस आवाज़ की धारिका को ढूंढ रही थी। अभी तो तुम केवल उन्हीं लोगों को देख सकोगी जिनसे तुम मिल चुकी हो। नंदन जी ने मेरी दुविधा का निदान किया। यदि यह बात है तो महावीर जी को कैसे देख रही हूँ? मैं तो इनसे पहले कभी नहीं मिली। महावीर जी बड़े इत्मीनान से बैठे थे। लगता नहीं था कि वह स्वर्ग में नए नए पधारे हैं। आपको याद नहीं है दिव्या जी, नेहरू सेंटर के कार्यक्रम में हमारी भेंट हो चुकी है। महावीर जी का चित्र मैंने उनकी वेबसाइट पर कई बार देखा था, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं उनसे मिल चुकी थी। आप हर हफ्ते सैकड़ों लोगों से मिलती थी। आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा। हम तो भाई महावीर जी से मिले तो पहली बार हैं।
पर लगता है कि इन्हें हम न जाने कब से जानते हैं। कमलेश्वर जी बोले, महावीर जी की वेबसाइट और ब्लॉग के जरिए इन्हें लोग देश विदेश में जानते हैं। वेबसाइट तो दूर की बात है, मुझे ईमेल करना तक नहीं आया। और ये ब्लॉग क्या है भाई? सिंघवी जी पूछे। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि ब्लॉग के चक्कर में आने से पहले ही मेरी मौत हो गई। कौन इस गड़बड़ झाले में पड़ता? कमलेश्वर जी बोले, ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। महावीर जी ने विनयपूर्वक कहा, इस नाट्यशाला में श्रोतागण बहुत कम है, शायद ठंड की वजह से। इसी बीच सिंघवी जी ने क्रेमेटोरियम में बैठी मातमियों का निरीक्षण कर डाला। सिंघवी जी, महावीर जी के फैंस की श्रद्धांजलियाँ देखनी हो तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए। मैंने कहा, पंकज सुबीर, प्राण शर्मा, दीपक मशाल और न जाने कितने पाठकों और लेखकों ने इन्हें स्नेह भरी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की हैं। पंकज सुबीर की गज़ल तो मुझे बहुत ही पसंद आई। भाई हम भी तो कुछ सुने दिव्या जी। सिंघवी जी सीधे होकर बैठ गए। अंत्येष्टि के अवसर पर मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था, इसीलिए मैं कुछ श्रद्धांजलियाँ घर से प्रिंट करके लाई थी जो मेरे पर्स में थी। चश्मा ढूंढने के लिए मेरा हाथ कोट की जेब की ओर गया तो जेब, क्या मेरा कोट ही नदारद था? अब तो दिव्या बस तुम हो यहाँ। वैसे भी यहाँ चश्मे वश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। कमलेश्वर जी ने मुझे टटोलते हुए देखकर कहा, ओह, मैं शॉर्ट मेमोरी की मरीज़ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। पंकज सुबीर की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद हैं, सुनिए। दरख्त कल वो हवाओं में गिर गया आखिर। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा लिखा है। कई आवाज़ें एक साथ गूंजी। यहाँ इंटरनेट की सुविधा होती तो मैं पूरा का पूरा पढ़कर सुना सकती थी। स्वर्ग में इंटरनेट नहीं है। वैसे भी धरती पर किसे फुर्सत है कि मृतकों से चैट करें? बहुत से लोग होंगे जो हम मृतकों से कुछ सीख लेना चाहें। हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। महावीर जी बोले, हाँ, जैसे कि आपके सह संपादक प्राण शर्मा जी। उन्हें आपकी वेबसाइट को अपडेट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा, यदि यहाँ इंटरनेट की सुविधा होती तो मैं अपनी साइट यहीं से अपडेट कर सकता था। उत्साहित होते हुए महावीर जी बोले, महावीर जी, यदि हमें यह सुविधा मिल जाए तो आपका ईमेल आईडी का क्या होगा? मैंने चोलता पूर्वक पूछा। आप ही बताइए। swarg@hindi.com कैसा रहेगा? hindi@swarg.in बेहतर रहेगा, जोशी जी ने कहा। बेकार की बातों में क्यों समय खराब कर रहे हैं आप लोग? आप सब जानते हैं कि यहाँ यह सुविधा ही नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे बहू को किसी ने खबर दी भी है कि नहीं। एकाएक मुझे याद आया कि बेटा बहू मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। वसुधा के रिश्तेदार दोपहर के भोजन पर आमंत्रित थे। वे सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं बहुत उतावली हो गई। पृथ्वी के अपने जीवन को आप जितना जल्दी भूल जाएंगी, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सिंघवी जी ने मुझे फिर सलाह दी। अभी तक तो मैं जनवरी और फरवरी का कार्यक्रम भी नहीं बना पाई और किसी को ये मालूम भी नहीं कि तुम क्या सोचती हो कि तुम नहीं होगी तो नेहरू सेंटर बंद हो जाएगा? नहीं तो पर प्रवासी टुडे के लिए आज सत्येंद्र श्रीवास्तव अपनी मासिक किश्त लाए होंगे, जिसे स्कैन करके आज ही रात को मुझे दिल्ली भेजना था। या खुदा, इन मोहतरमा का रोना गाना कई दिन मुसलसल चलेगा। अदृश्य आवाज़ फिर आई। इतने बड़े बड़े लेखकों के बीच में बैठकर मैं नेहरू केंद्र और अपनी वसीयत के बारे में सोच रही थी। मुझे अपनी टैटें बंद कर देनी चाहिए, किंतु न चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार अपने घर अथवा नेहरू केंद्र की ओर लौट रहा था। अम्मा यार, आप जो भी हैं खामोश हो जाइए। यह अभी अभी तशरीफ़ लाई हैं, इनका कुछ तो लिहाज कीजिए। कमलेश्वर जी ने कहा। शर्मिंदगी की वजह से मैंने नज़रें झुकाईं तो मेरा ध्यान क्रेमेटोरियम के बाहर खड़ी अपनी तुड़ी मुड़ी गाड़ी पर गया। आसपास बहुत से लोग जमा थे। खून से लथपथ मेरे तुड़े मुड़े शरीर की जांच कर रहा एक पैरामेडिकल ने अपना सिर दाएं से बाएं हिलाते हुए पास में खड़े एक पुलिसकर्मी को बताया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता।
स्ट्रेचर पर डालकर मेरे शरीर को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया। पुलिस वाले लोगों को हटाने में लग गए। तुम अभी तक अपने को निहार ही रही हो। उधर देखो, पंडित जी शोकातुर भीड़ को बोर करने में लगे हैं। संस्कृत और हिंदी में समझाने के बाद अब वह अंग्रेजी की भी टांग खींच रहे हैं। मुझे सकपकाया हुआ देख कमलेश्वर जी ने मेरा ध्यान बटाने की कोशिश की। पंडित जी को छोड़ो, दूसरी पंक्ति में बैठे उन महाशय को देखो जो कुर्राटे भर रहे हैं। नंदन जी ने हम सबका ध्यान एक मोटे व्यक्ति की ओर दिलाया जिसके नथुनों और कानों के बाल दड़बे से छूटी भेड़ों की तरह निकल भागने को आतुर हो रहे थे। इनकी शक्ल से तो लग रहा है कि जनाब का जनाजा पर उठने ही वाला है, जोशी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, क्रेमेटोरियम का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि किसी को भी नींद आ जाए। ठंडी दीवारों से घिरे, ठंड में अकड़े हुए लोग, सिंघवी जी बोले। पता चले कि मियाँ उठावनी में आए थे और चल बसे। कमलेश्वर जी को इतना जिंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मृत्यु के बाद शायद कोई इनहिबिशंस न रहती हूँ। मैं भी अब जो चाहे कह सकती थी, जो मैं पृथ्वी पर न कह पाई। इन लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि नेहरू सेंटर की ओर से मैं शोक प्रकट करने आई थी। प्राण शर्मा से मैंने वादा किया था कि शोक सभा में मैं उनकी और पंकज सुबीर की श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत करूँगी। तो बुरा हुआ, जमाना एक प्रवासी लेखिका की श्रद्धांजलि से मरहूम रह गया। यह वही अदृश्य आवाज़ थी। कहीं यह मेरी आत्मा ही तो नहीं जो पृथ्वी पर भी हमेशा चैं करती रहती थी। प्रवासी हिंदी लेखकों को आजकल इतनी घास डाली जा रही है कि भारत में लिख रहे लेखकों के चरने को कुछ बचा ही नहीं। प्रभा जी बोली। ठीक कह रही हैं आप। मैंने कई प्रवासी लेखकों को देखा जो माथे पर टीके लगवा कर स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ जाते हैं। कमलेश्वर जी ने कहा। विदेश से मंत्रणा पाने के लालच में भारत के पत्रकार कचरा लेखकों के नाम उछालेंगे तो यही ना होगा। नंदन जी ने कहा। गरीब पत्रकार को यदि लंदन या अमेरिका बुलाया जाने का लालच दिया भी जाए तो वो कैसे मानेगा? जोशी जी ने पूछा। भाई, प्रवासियों का यह डर कि उनका परिवार, उनके मित्र अथवा उनका देश कहीं उन्हें भुला न दे। उन्हें देश के चक्कर लगवाता रहता है और वे जब तक नहीं पहुंच जाते अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की छाती पर मूंग दलने लगते हैं। क्या मतलब? आप जानती हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डॉलर्स और पाउंड्स दिखा दिखा कर प्रवासियों के सब काम हो जाते हैं। तो आप यह मानते हैं कि आपके पत्रकारों को लालच देकर कुछ भी लिखवाया जा सकता है? मैंने पूछा। मुझे तो यही लगता है। क्यों नंदन? इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि प्रवासी ढंग का कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ पत्रकारों को लालच देकर अपना नाम उछलवा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया दिव्या। कुछ भी लोग होंगे जो ऐसा करते रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी घसीट कर लेखक बने फिरते हैं। कुछ प्रवासी सो कॉल्ड कवि कविता के नाम पर एक घटिया संग्रह छपवा रहे हैं और देश विदेश के लोगों को बोर करते फिर रहे हैं। आप जैसे विशिष्ट लेखक ऐसे ही कई संग्रहों के प्राकथन भी लिखकर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहुत से प्रवासी कहानीकार तो सचमुच बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो फिर उन सबका जिक्र पत्र पत्रिकाएं क्यों नहीं करती? आप जैसे लेखकों के पास तो समय ही नहीं है हम लेखकों को ठीक से पढ़ने गुनने का। जाने माने लेखक भी एक आध कहानी और कविता पढ़कर अपने मन को प्रवासी एक्सपर्ट कहलवाने लगते हैं। लगभग यही साहित्यकार मुझे घूर कर देखने लगते हैं। मैंने सोचा कि एक नई जगह पर मुझे किसी नए व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए। हम सभी को एक ही फीते से नापा जा रहा था। कमलेश्वर, मैंने सोचा कि चलो मेरी एक बात का कुछ असर तो हुआ। भाई, मुझे तो लगता है कि पुरुष प्रधान पृथ्वी पार करके हम पुरुष प्रधान स्वर्ग में आ गए। सोचा था कि स्वर्ग हमें बराबरी का दर्जा देगा। बहुत देर से चुप बैठी प्रभाजी बोली। आप ठीक कह रही हैं प्रभाजी। धरती पर अच्छी से अच्छी महिला लेखक भी पुरुष लेखक को टक्कर नहीं दे सकती।
ठीक कह रही हो तुम दिव्या। तरह तरह के उद्यमों से पुरुष उसे दोयम दर्जे पर ही रखता है। सब चुप हो गए। सच बात तो ये है प्रभा कि वन ट्रैक माइंड होने की वजह से पुरुष लेखन के प्रति एकनिष्ठ रह पाते हैं। मोहब्बत होगी तो लेखन के नाम पर, घर और बच्चों को इग्नोर करेंगे तो लेखन के नाम पर। औरतों का दिलो दिमाग हजार जगह लगा रहता है। मेरी ने बर्तन मांजने से लेकर धोबी के ठीक से प्रेस किए गए कपड़ों तक, सब्जी खरीदने से लेकर भोजन तक। फिर पति क्या कहेगा, ससुराल और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, बच्चे कहीं गुमराह ना हो जाएं, आदि आदि। भाई मुझे तो लगता है कि पुरुष प्रधान पृथ्वी पार करके हम पुरुष प्रधान स्वर्ग में आ गए। सोचा था कि स्वर्ग हमें बराबरी का दर्जा देगा। बहुत देर से चुप बैठी प्रभा एकदम बोल पड़ी। आप ठीक कह रही हैं प्रभा जी। धरती पर अच्छी से अच्छी महिला लेखक भी पुरुष लेखक का टक्कर नहीं ले सकती। ठीक कह रही हो तुम दिव्या। तरह तरह के उद्यमों से पुरुष उसे दोयम दर्जे पर ही तो रखते आए हैं। सब चुप हो गए। सच बात तो यह है प्रभा कि वन ट्रैक माइंड होने की वजह से पुरुष लेखन के प्रति एक निष्ठ रह पाता मुश्किल होता है। मोहब्बत होगी तो लेखन के नाम पर, घर और बच्चों को इग्नोर करेंगे तो लेखन के नाम पर। औरत का दिलो दिमाग हजार जगह पर लगा रहता है। मेहरी के बर्तन मांजने से लेकर धोबी के ठीक से प्रेस न किए गए कपड़ों को लेकर देखा जाता है। आप ठीक कह रहे हैं कमलेश्वर जी। मैं अपनी आत्मकथा इसीलिए नहीं लिख पाई कि दुश्मनों की मृत्यु हो जाए और मैं देखूं। न जाने किस बात पर प्रभा जी खिन्न हो उठी और उठकर चल दी। मन हुआ कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊं, पर कहाँ और कैसे। आप ठीक कह रहे हैं कमलेश्वर जी। मैं अपनी आत्मकथा इसीलिए नहीं लिख पाई कि मेरे दुश्मनों की मृत्यु हो जाए तो मैं लिखूं। न जाने किस बात पर प्रभा जी खिन्न हो उठी और उठकर चल दी। मन हुआ कि उनके पीछे जाऊं, पर कहाँ और कैसे। खैर दिव्या तुम सुनाओ, आजकल क्या लिख रही हो। सुना है कि यमुना नगर में तुम्हारी नई कहानी 2050 का मंचन होने जा रहा है। नंदन जी ने पूछा। अरे आपको किसने बताया। राजेंद्र यादव ने। अरे वह तो अभी है। भगवान उनकी उम्र दराज करे। उनसे हमारी स्पिरिचुअल लेवल पर जो बातचीत की जाती है कतई अच्छी नहीं लगती। इज इट पॉसिबल दिव्या जी। नंदन जी क्यों नहीं, मुझे भी बताइए ना प्लीज़। नए पधारे मृतकों की बस यही एक प्रॉब्लम है, हर बात फटाफट जान लेना चाहते हैं। अभी यहाँ पहुँचे तुम्हें 1 घंटा भी तो नहीं हुआ और तुम स्पिरिचुअल सर्फिंग की बात कर रही हो। देर हो जाने पर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा भाई। पहले तो तुम्हें अपने दिमागी झंझटों से मुक्ति पानी होगी। लीजिए हो गई, तो बोलो किससे बात करना चाहती हो। बेटी से तो पहुंच गई ना अपनी वापस पृथ्वी पर। मुझे तो लगा नंदन की तुम्हारी इसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से ही दिव्या का ध्यान बटा और दुर्घटना हो गई। ये आप जानते थे कि मैं। अरे तो क्या आपने देखा नहीं था कि वह दुर्घटना थी। क्या आप जानते थे कि मैं। अरे नहीं नहीं भाई, हमें 100 मौतें और न जाने कितनी देखनी पड़ेंगी। हमें मौत देखने का कोई शौक़ नहीं है, पर हमें जब पता लगा कि किसी हिंदी सेवी की मृत्यु हो गई है और वो भी लंदन में ही था, तो हम सब इकट्ठे हो गए। काली लिमोसिन अभी बाहर रुकी थी कि तुम दिखी। ओह, तो आप लोग मेरा ही ध्यान कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी वैन मुझे कैसे दिखाई नहीं दी। नहीं दिव्या, तुम्हारा समय आ गया है। हमारी सर्फिंग से तुम्हारा संबंध क्या हो सकता है। खैर जो कुछ भी होना था हो गया, पर अब कम से कम मुझे आप स्पिरिचुअल सर्फिंग के बारे में तो बताइए। बिना कहे सुने आप वहीं मुझे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अरे नहीं विश्वकर्मा, एक बार वेटिंग लिस्ट पर डाल दो, फिर लोग
सालों पढ़ते रहेंगे। ओह, हैरानी की बात तो मुझे इस बात की है कि मैंने कोई ऐसे अच्छे कर्म भी नहीं किए कि मुझे सीधे स्वर्ग में भेजा जाता। यह स्वर्ग ही है ना। हिंदी लेखक पन्ने भरने के अलावा ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसे नर्क में झोंक दिया जाए। मैंने तो लिखने के अलावा भी बहुत से काम किए हैं। नर्क के लायक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। राजनीतिक ब्यूरोक्रेट्स और हत्यारे इधर उधर घूम रहे हैं और पहुंचते हैं सीधे नरक। हम तो भैया नाक की सीध में सीधे चले जाएं, दाएं बाएं भटके नहीं। और मुझे विश्वास है कि जब हमारा नंबर आएगा तब विश्वकर्मा हमें भी स्वर्ग में भेजेंगे। कमलेश्वर जी ने कहा, दाएं बाएं क्या है भाई, नरक है। बाएं नरक है, दाएं स्वर्ग, और बीच में हमारी है नो मैन लैंड, यानी कि इन बिटवीनर्स, जो भगवान से दो चार होने के इंतज़ार में पड़े हैं। तो क्या भगवान है? अब तक तो दर्शन हुए नहीं, तो यहाँ का प्रशासन कैसे चलता है? कोई तो होगा कि बिना हाथ पांव हिलाए सब हाजिर हो जाता है। कमलेश्वर जी, कभी पीने पिलाने का मन नहीं होता? क्यों नहीं? स्वर्ग में रहने का फिर फ़ायदा ही फ़ायदा क्या हुआ? अंतर मन में झांको और जो चाहे उसे मांग लो। यानी कि खाना पीना सब अलौकिक है? जी हाँ, खाना पीना सेक्स, जरा आंखें झुकाई नहीं कि सब हासिल। फिर वही अदृश्य आवाज़, कौन है ये साहब? प्रभा जी, और मेरे सिवा यहाँ कोई और महिला दिखाई ही नहीं दे रही हैं। मैंने बात बदलने की खातिर पूछा। फिर तो हर तरफ से कटाक्ष और फफ्तियाँ सुनाई देने लगी। यकायक सबका मूड बदल गया था। अपने सिरों को सीने पर लटकाए सब के सब न जाने क्या क्या मज़े ले रहे थे। मैंने भी अपनी अंतर मन में झांका और ठंडे भाव से, शांत स्वभाव से अनानास के जूस में मैलिबू पीने की इच्छा जाहिर की। हम सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। यकायक मेरा सिर सीने पर लटक गया और लगा कि जैसे मैं सचमुच अमृत जैसा कुछ चख रही हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।